Hello everyone, welcome to Raw Medical Education. Today we will discuss about ectopic pregnancy. What is the ectopic pregnancy? Firstly, we discuss about the definition of ectopic pregnancy. Definition: ectopic pregnancy, also known as ichthyosis or tubal pregnancy, is a complication of pregnancy in which the embryo attaches outside the uterus. एक्टॉपिक प्रेगनेंसी को हम इक्थियोसिस और ट्यूबल प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। ये एक प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन होता है जिसमें जो एम्ब्रियो होता है वो यूट्रस में इम्प्लांट ना होने की जगह कहीं और, मतलब नॉर्मली जो एम्ब्रियो होता है, फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो जो होता है वो यूट्रस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग में आकर के इम्प्लांट होता है। बट एक्टॉपिक प्रेगनेंसी की कंडीशन में क्या होता है कि जो एम्ब्रियो होता है वो यूट्रस में इम्प्लांट ना होकर के यूट्रस से अलग जा कर के क्या हो जाता है, इम्प्लांटेशन उसको हो जाता है। या तो फिर फैलोपियन ट्यूब में हो सकता है, एब्डोमिनल कैविटी में हो सकता है, ओवरीज में हो सकता है। उसी को हम बोलते हैं एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है, एन ectopic pregnancy occurs when the fertilized egg attached itself in a place another than inside the uterus. एक्टॉपिक प्रेगनेंसी एक ऐसी प्रेगनेंसी है जिसमें फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस में इम्प्लांट ना हो कर के यूट्रस से बाहर जा कर के इम्प्लांट होता है, उसको हम एक्टॉपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ये पिक्चर, इसमें कहाँ कहाँ पर एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, यानी यूट्रस के अलावा कहाँ कहाँ पर इम्प्लांटेशन हो सकता है। ओवरीज में 4% चांसेस रहते हैं, फिब्रियाई में 5%, एम्पुलरी में 78%, स्टमक में 12%, कॉर्नुअल में 2%, एब्डोमिनल में लेस देन 1% चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है सीज़ेरियन स्कार, यानी कि प्रीवियस में अगर सीज़ेरियन सेक्शन हुआ, उसकी सर्जरी में कोई स्कार रह गया, उसका कोई निशान रह गया हो, वहाँ पर 1% चांसेस होते हैं और सर्वाइकल पर 1% चांसेस होते हैं। तो एब्डोमिनल कैविटी के अलावा अगर इन सभी जगहों में कहीं पर भी इम्प्लांटेशन होता है तो उसको हम एक्टॉपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे एटियोलॉजी, एक्टॉपिक प्रेगनेंसी होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सो इन्फ्लामेशन एंड स्कारिंग ऑफ द फैलोपियन ट्यूब फ्रॉम ए प्रीवियस मेडिकल कंडीशन, कॉमन इन्फेक्शन और सर्जरी। इन्फ्लामेशन के कारण, यानी अगर पेल्विक इन्फ्लामेशन हो कहीं पर भी, ओवरी में, यूट्रस में, फैलोपियन ट्यूब में, उसके कारण से एक्टॉपिक प्रेगनेंसी कॉज हो सकती है। या फिर फैलोपियन ट्यूब में कोई स्कार हो, या फिर कोई प्रीवियस में कोई कंडीशन हुई हो, कोई सर्जरी करवाई हो फैलोपियन ट्यूब में, उसके कारण से कोई स्कार रह गया हो जिसके कारण से एक्टॉपिक प्रेगनेंसी कॉज हो सकती है। इन्फेक्शन के कारण से या फिर प्रीवियस में कोई सर्जरी हो उसके कारण से, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जो फैलोपियन ट्यूब है वो ब्लॉक्ड हो चुकी है, स्कार टिश्यूज़ पे बीच बीच में आ गए हैं, जिसके कारण से जो एम्ब्रियो है, जो जाइगोट है, वो पास नहीं हो पाता फैलोपियन ट्यूब के थ्रू यूट्राइन कैविटी में। नेक्स्ट है हार्मोनल फैक्टर्स, अगर हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी होगा तो उसके कारण से भी एक्टॉपिक प्रेगनेंसी कॉज हो सकती है। नेक्स्ट है जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ और कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज़, यानी कि फैमिली हिस्ट्री रहा हो, प्रीवियस में मदर या सिस्टर को एक्टॉपिक प्रेगनेंसी रहा हो, या फिर कोई कंजेनाइटल यानी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फीमेल का उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी हो, स्ट्रक्चर में कोई एबनॉर्मेलिटी हो, उसके कारण से हो सकता है। मेडिकल कंडीशन दैट अफेक्ट द शेप एंड कंडीशन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी कोई ऐसी डिसीज़ रही हो, कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन रही हो पेशेंट को जिसके कारण से फैलोपियन ट्यूब का शेप, उसकी कंडीशन चेंज हो गई हो, अफेक्ट हो गई हो, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उससे अफेक्ट हो गए हों।
नेक्स्ट हम देखेंगे रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं? मैटरनल एज ऑफ 35 ईयर्स और ओल्डर। अगर जो मदर है उसकी 35 ईयर से ज़्यादा एज होगी तो उसमें रिस्क होता है बहुत ज़्यादा एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ पेल्विक सर्जरी, एब्डोमिनल सर्जरी और मल्टीपल एबॉर्शन। अगर मदर में प्रीवियस में कोई पेल्विक सर्जरी हुई हो या एब्डोमिनल सर्जरी हुई हो या मल्टीपल एबॉर्शन हुए हों मदर में, उसके कारण से बहुत ज़्यादा रिस्क होता है मदर को एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़। अगर मदर को पीआईडी रहा हो प्रीवियस में, उसके कारण से रिस्क रहता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का। हिस्ट्री ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। अगर मदर को एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन रही हो तो एंडोमेट्रियोसिस में क्या हो जाता है, जो ब्लड होता है वो सिस्ट के फॉर्म में यूट्राइन कैविटी के बाहर क्या हो जाता है, सिस्ट फॉर्म कर लेता है, जिसको हम चॉकलेट सिस्ट भी बोलते हैं। एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन होती है। अगर ये कंडीशन प्रीवियसली किसी फीमेल में रही हो तो उसको आगे चल कर के टॉपिक प्रेगनेंसी का रिस्क हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या रिस्क है कि कॉन्ट्रासेप्शन अकर्ड डिस्पाइट ट्यूबल लिगेशन और इंट्रायूट्राइन डिसीज़। अगर मदर किसी भी प्रकार के कॉन्ट्रासेप्शन मेथड यूज़ कर रही है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस यूज़ कर रही है, उसका कारण से भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी कॉज हो सकती है। कॉन्सेप्शन एडेड बाय फर्टिलिटी ड्रग्स और प्रोड्यूसर्स, यानी जो मदर ने जो प्रेगनेंसी कंसीव की हुई है तो जो उसका ओवम है वो इंडक्ट कराया गया, मतलब ओवम जो रिलीज़ हुआ है वो नेचुरली रिलीज़ नहीं हुआ, कोई ड्रग लेकर के ओवम को रिलीज़ किया गया है, उसके कारण से भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी कॉज हो सकती है। नेक्स्ट है स्मोकिंग एंड हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर मदर को प्रीवियस में एक्टोपिक प्रेगनेंसी रही है तो उसको आगे चलकर भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का रिस्क हो सकता है। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज सच एज गोनोरिया और क्लेमाइडिया। अगर मदर को एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ रही हो प्रीवियस में, जैसे कि गोनोरिया और क्लेमाइडिया, तो आगे चलकर उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के रिस्क हो सकते हैं। नेक्स्ट है हैविंग स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ इन द फैलोपियन ट्यूब दैट मेक इट हार्ड फॉर द एग ट्रेवल। अगर किसी भी प्रकार का स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी यानी जो फैलोपियन ट्यूब है उसका स्ट्रक्चर ही एबनॉर्मल हो चुका है या फिर है, तो जो एग होता है, फर्टिलाइज्ड एग है, उसको ट्रैवल होने में यानी फैलोपियन ट्यूब से, ओवरी से लेकर के फैलोपियन ट्यूब में जाने तक उसको डिफ़िकल्टी हो सकती है, उसके कारण से एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिस्क होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में किसी भी पेशेंट को क्या साइन सिम्टम्स आ सकते हैं? तो फर्स्ट है नोज़िया एंड ब्रेस्ट सोरनेस आर कॉमन सिम्टम्स इन बोथ एक्टोपिक एंड यूट्राइन प्रेगनेंसीज। नोज़िया यानी कि जी मिचलाना और ब्रेस्ट सोरनेस, ब्रेस्ट में भारीपन फील होना या फिर सोर हो जाना, ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं बोथ एक्टोपिक यानी एक्टोपिक और यूट्राइन प्रेगनेंसी में, दोनों में ही ये सिम्टम्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है द फॉलोइंग सिम्टम्स आर मोर कॉमन एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड कैन इंडिकेट ए मेडिकल एमरजेंसी। मतलब कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, जो मेडिकल इमरजेंसी को इंडिकेट करते हैं, जैसे कि शार्प वेव्स ऑफ पेन इन द एब्डोमेन, पेल्विस, शोल्डर और नेक। बहुत ज़्यादा शार्प पेन होता है मदर को एब्डोमेन में, पेल्विस में, शोल्डर में और नेक में, क्योंकि जब अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कारण से अगर जो फैलोपियन ट्यूब है वो रप्चर हो जाती है तो प्रोडक्ट आपका पेरिटोनियल कैविटी में आ जाता है, जो कॉन्सेप्टस है वो पेरिटोनियल कैविटी में आ जाता है, जिसके कारण से पेरिटोनियल एरिया में भी इन्फेक्शन होने का बहुत चांसेस रहता है
और पेरिटोनियल एरिया में इरिटेशन होती है, जिसके कारण से मदर को शोल्डर और नेक पेन भी हो सकता है। नेक्स्ट है सीवियर पेन दैट अकर ऑन वन साइड ऑफ द एब्डोमेन, मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर पेन मदर को हो सकता है केवल एक तरफ, जिस साइड एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई होगी, ट्यूबल प्रेगनेंसी, उस साइड मदर को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो सकता है। लाइट टू हैवी वेजाइनल स्पॉटिंग और ब्लीडिंग, मदर को वेजाइनल स्पॉटिंग हो सकती है, लाइट टू हैवी यानी हल्की या फिर बहुत ज़्यादा भी ब्लीडिंग उसमें हो सकती है। डिजीनेस और फेंटिंग, मदर को चक्कर आ सकते हैं और बेहोशी भी हो सकती है। रेक्टल प्रेशर यानी रेक्टल एरिया पर मदर को प्रेशर फील होगा। नेक्स्ट है असेसमेंट एंड डायग्नोसिस। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में हम क्या असेसमेंट और डायग्नोसिस करते हैं, तो फर्स्टली है ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी। ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी का मतलब है, इसमें क्या करते हैं, जो ड्रॉपलर होता है सोनोग्राफी का, उसको क्या करते हैं वेजाइना के थ्रू इंसर्ट करके उसमें क्या करते हैं ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी करते हैं और ऑर्गन्स को विजुअलाइज करते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी को फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि डॉपलर को इंसर्ट किया गया है वेजाइना में, जिसके कारण से ओवरीज और एक्टोपिक प्रेगनेंसी को हम फाउंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है लैप्रोस्कोपी। लैप्रोस्कोप के थ्रू क्या करते हैं, हम विजुअलाइज करते हैं यूट्रस को, ब्लैडर को और एक्टोपिक प्रेगनेंसी को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। लैप्रोस्कोपी में अगर हमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी फाइंड आउट होती है तो उस टाइम अगर मदर की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस होती है तो हम तुरंत ही लैप्रोस्कोपी करने के बाद लैप्रेक्टोमी भी करते हैं। नेक्स्ट है मदर से हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। हिस्ट्री क्या रही है उसकी, पीआईडी तो नहीं रहा मदर को, ठीक। नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन मदर में करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में पेल्विक एग्जाम टू चेक फॉर पेन, टेंडरनेस और मास। पेल्विक का एग्जामिनेशन करेंगे, पेन को चेक करेंगे, टेंडरनेस यानी किसी भी प्रकार का भारीपन, हैवीनेस या फिर टाइटनेस तो नहीं है, और कोई मास फॉर्मेशन तो नहीं है, ये चीज़ हम फिज़िकल एग्जामिनेशन में देखेंगे। नेक्स्ट है एससीजी का लेवल हम चेक करवाएंगे, एससीजी सीरम लेवल चेक करवाएंगे। द लेवल ऑफ एससीजी डबल इन अर्ली नॉर्मल प्रेगनेंसी एवरी 3 days बट आर रिड्यूस्ड इन एबनॉर्मल और एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है उसमें जो एससीजी का लेवल होता है वो एवरी 3 days में डबल होता है, यानी एससीजी हार्मोन का लेवल इसमें डबल होता रहता है हर 3 दिन में। लेकिन अगर मदर को एक्टोपिक प्रेगनेंसी की कंडीशन होती है तो उसमें एससीजी का लेवल इंक्रीज़ नहीं हो पाता है और उसमें एससीजी का लेवल रिड्यूस रहता है। तो इससे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि मदर को एक्टोपिक प्रेगनेंसी है कि नहीं। नेक्स्ट है सीरम प्रोजेस्टेरॉन लेवल। प्रोजेस्टेरॉन लेवल से भी हम पता लगा सकते हैं कि मदर को एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या नहीं। लेवल लेस देन 5 नैनोग्राम पर ml आर कंसीडर्ड एबनॉर्मल। अगर मदर में 5 नैनोग्राम पर ml से कम पाया जाता है प्रोजेस्टेरॉन लेवल, तो ये एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है जिससे फाउंड आउट किया जा सकता है कि मदर को एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है उसमें मदर में 25 नैनोग्राम पर ml से ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन का लेवल पाया जाता है, जिससे कारण से जो प्रेगनेंसी है वो नॉर्मली डेवलप करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कोलैबोरेटिव मैनेजमेंट क्या है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। फर्स्टली देखेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में है मेथोट्रेक्सेट क्या है, इट इज़ ए टाइप ऑफ मेडिसिन दैट इंटरफेयर्स विद डीएनए सिंथेसिस एंड स्टॉप्स सेल फ्रॉम डिवाइडिंग और मल्टीप्लाइंग। मेथोट्रेक्सेट एक ऐसी मेडिसिन है जो डीएनए सिंथेसिस में इंटरफेयर यानी
डीएनए सिंथेसिस यानी डीएनए का प्रोडक्शन हो रहा है उसको क्या करती है, डिस्टर्ब करती है। और जो सेल डिवीज़न होता है फर्टिलाइजेशन के दौरान, वह 2 सेल से 4 सेल डिवाइड होती है, 4 सेल से 8 सेल डिवाइड होती है, 8 सेल से 16 सेल मोरुला बनाती हैं। तो उस सेल डिवीज़न को क्या करता है, स्टॉप करने का काम करते हैं। यानी सेल डिवीज़न और मल्टीपल जो हो रही हैं उसको ये ड्रग क्या करता है, स्टॉप करता है। इट कैन बी यूज्ड एज अ वे टू ट्रीट अर्ली स्मॉल अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये ड्रग हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हमें बहुत जल्दी डिटेक्ट हो चुकी है, अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी उसमें फैलोपियन ट्यूब जो है वो रप्चर नहीं हुई है, जो आपका एम्ब्रियो है वो ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है, स्मॉल ही है, उस कंडीशन में हम इस ड्रग को देते हैं। नेक्स्ट हम देखें व्हाट इज़ द सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। Many surgeons suggest removing the embryo and repairing any internal damage. This procedure is called a laparotomy. बहुत सारे सर्जन्स ये सजेस्ट करते हैं कि एम्ब्रियो को रिमूव कर दिया जाए एंड जो भी इंटरनल डैमेज हुआ है ऑर्गन का उसको रिपेयर किया जाए। इसी प्रोसीजर को हम लैप्रोटॉमी बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। The most common complication is rupture with internal bleeding, which may lead to hypovolemic shock. Death from rupture is still the leading cause of death in the first trimester of pregnancy. Next हम देखेंगे complications. What are the complications of ectopic pregnancy? The most common complication is rupture with internal bleeding, which may lead to hypovolemic shock. सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन एक्टोपिक प्रेगनेंसी का ये है कि जो फैलोपियन ट्यूब है वो रप्चर हो जाती है, जिसके कारण से इंटरनल ब्लीडिंग होती है जो कि पेशेंट को हाइपोवोलेमिक शॉक तक ले जा सकती है। डेथ फ्रॉम रप्चर इज स्टिल द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी। अगर फैलोपियन ट्यूब रप्चर हो रही है, स्टिल उससे रप्चर होती जा रही है और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में जा रहा है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में मदर की डेथ भी हो सकती है। कॉम्प्लिकेशन में हम देखेंगे रप्चर विद इंटरनल ब्लीडिंग। फर्स्टली फैलोपियन ट्यूब क्या हो रही है, रप्चर हो रही है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। नेक्स्ट है विच में लीड टू हाइपोवोलेमिक शॉक, जो किस कंडीशन में लेके जा रही है पेशेंट को, हाइपोवोलेमिक शॉक। नेक्स्ट है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन और डेथ। हाइपोवोलेमिक शॉक के कारण से मदर की लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन यानी मदर डेथ की कंडीशन में जाने लगती है और मदर की डेथ हो सकती है। थैंक यू। सो इट इज़ ऑल अबाउट एक्टोपिक प्रेगनेंसी।